अब नहीं बचेंगे घोटालेबाज। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसी ही राह दिखाई है भ्रष्ट अधिकारियों के लिए और ऐसे ही दिशा निर्देश हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर बनने का। मगर क्या यह मान लिया जाए कि हमारे देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य के डीएनए में भी भ्रष्टाचार इस कदर रच बस गया है कि महामारी के इस दौर में भी प्रधानमंत्री के उस नारों को कुछ अधिकारियों ने अपनी भ्रष्टाचार की मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, वो मेडिकल उपकरण जिसके जरिए से इंसान अपनी जान बचाता है, जिसके जरिए से कोरोना काल के अंदर इस महामारी के बीच में लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रहें, उनको लेकर के सरकार ने कदम उठाया। उसमें भी अगर भ्रष्टाचार होने लग जाए, उसमें भी अगर अधिकारी और अधिकारियों से लेकर के जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक ग्राम पंचायत के लोग शामिल हो, कमीशन खोरी होने लग जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस बात का निर्देश दिया कि सभी की जांच के लिए गांव के स्तर पर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जाएं, मगर साथ ही साथ में 2800 रुपए कीमतें तय कर दी गई। उसमें ऑक्सीमीटर था, उसमें थर्मामीटर था, उसमें ये तमाम ऐसे मेडिकल उपकरण थे, मगर कीमतें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 5 गुना ज्यादा, जी हां 5 गुना ज्यादा 2800 कीमत तय की गई, मगर इसे खरीदा गया 15,000, 12,000, 13,000 ऐसे में। जब बात सामने आई, एसआईटी को मामला जाता है, एसआईटी जांच करे, मगर इस बीच में आरोप लगने की बुनियाद पर कई सारे अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो सवाल यही है कि क्या आपदा में अवसर हमारे अधिकारी भ्रष्टाचार के जरिए खुद के पेट भरने के लिए गैर कानूनी तरीके से लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल करके खजाने पर, सरकारी खजाने पर इस तरीके से चूना लगाते हैं? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मगर आइए आपको एक झलक दिखाते हैं कि आखिर आदेश क्या था, हुआ क्या है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। करीब 59,000 ग्राम पंचायतों में कोरोना के जांच के आदेश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, और उसके बाद में क्या होता है, सभी ग्राम पंचायतों को ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दे दिए गए थे, मगर जो खरीदारी की गई मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए 2800 रुपए सरकार ने कीमत तय की, लेकिन खरीदे कितने गए? 5 गुना ज्यादा उपकरण कीमतों पर खरीदे गए। 2800 को 5 गुना ज्यादा उपकरणों की खरीद के लिए कोई ई टेंडर नहीं निकाला गया। खरीदारी हो गई, अपनी अपनी जेबें भरने लग गए कमीशन खोरी के जरिए, मनमाने ढंग से अपनी पसंद की कंपनियों से सप्लाई करने का उनको ठेका दे दिया गया। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर रहा। सुल्तानपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, सहारनपुर समेत कई सारे जिलों में इस तरीके की भ्रष्टाचार की बड़े स्तर पर खबरें आई। हालांकि इस बीच में आपको दिखाते हैं कि सरकार ने एक्शन किया लिया। अभी एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के जरिए एक्शन भी लिए गए। आपको दिखाते हैं कई सारे जगहों पर कोरोना किट घोटाले की जांच अब जबकि एसआईटी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जिला अधिकारियों से ब्यौरा मांगा है अब एसआईटी ने। उस ब्यौरे के अंदर उनको तमाम चीजें देनी होंगी। 20 कॉलम का यह फॉर्म है, जिस फॉर्म में सब कुछ बताना होगा, कितनी कीमत, क्या क्या चीजें, डीएम को पंचायतवार खरीदी गई कोरोना किट का विवरण देना होगा, सारी डिटेल्स उसमें भरनी होगी ताकि जांच पड़ताल आगे बढ़ सके। जिन फर्म से कोरोना किट खरीदी गई उनका जीएसटी नंबर, कीमत, ब्रांड की जानकारी अब देनी होगी। तो कुल मिलाकर के एसआईटी इस पर जांच पड़ताल कर रही है। तो सवाल यह है कि अगर आपदा में अवसर ढूंढने का मतलब भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चलना शुरू हुआ है। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ अशोक पांडे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आशीष जी, मेजर आशीष जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। साथ में हमारे साथ दिल्ली एम्स मेडिकल काउंसिल से जुड़े हुए डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत अपने सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला से करूंगा इस चर्चा के। चंद्रमणि शुक्ला, 2800 रुपए कीमत, खरीदे गए 12,000, 13,000, 14,000 रुपए में। एसआईटी की जांच रिपोर्ट कब तक आनी है और क्या कुछ आदेश है? जल्दी से।
जी देखिए, अगर बात करें कि मुख्यमंत्री के आदेश की, तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि 10 दिन के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसको लेकर एसआईटी ने एक 20 कॉलम का फॉर्म भेज दिया है, जिसमें साफ तौर से ये बताने को कहा गया है कि कितने उपकरण खरीदे गए, कहां से खरीदे गए, किस कार्रवाइयां भी अब तक हुई है, कुछ लोगों को निलंबित किया गया है। नंबर था वो जो चंदमणि, कुछ लोगों को निलंबित किया गया अभी तक। जी बिल्कुल, अगर बात करें गाजीपुर और सुल्तानपुर के जो डीपीआरओ हैं उनको निलंबित किया गया था। उसके साथ ही में जो गाजीपुर और सुल्तानपुर के जो जिला अधिकारी हैं उनके भी तबादले किए गए थे। इसके साथ ही में तमाम अन्य जिलों की भी बात की जा रही है। चूंकि अभी रिपोर्ट का आना बाकी है, तो उसके बाद में कई चेहरे खुलेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी 10 दिन की बात की गई थी, जिसको लेकर जिलाधिकारियों से विवरण मांगा गया है, और जिलाधिकारी जैसे ही विवरण प्रस्तुत करेंगे वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिलाधिकारी कब तक। जी ठीक है। अब आज सवाल सीधा सीधा अशोक पांडे जी आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च के महीने से लगातार बैठक कर रहे हैं, हर चीजों पर बारीकी से निगाह है, मगर डीएम के अंडर आने वाले लोग लगातार अधिकारी ग्राम पंचायत के लेवल तक ये भ्रष्टाचार का खेल होता रहा। सर ये कैसे संभव हुआ? कि कोरोना संक्रमण में जिस तरह से तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं, स्वयं जाके अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, बेड की व्यवस्था करा रहे हैं, और जांच 1 लाख ज्यादा से ज्यादा जांच हो, अंतिम आदमी तक की जांच हो, इसकी ठीक है सर। मुख्यमंत्री के जरिए तमाम दिशा निर्देशों को हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेहतर तरीके से किस तौर पर वो हर कदम मजबूती से उठा रहे हैं। अशोक पांडे जी, सीधा सा सवाल है कि जिलाधिकारी से लेकर के ग्राम पंचायत के स्तर तक कमीशन खोरी हुई बड़े स्तर पर, यह संभव कैसे हुआ सर? देखिए, कहीं हर जगह ऐसी बात नहीं है। जो 2-3 जगह ये मामले उजागर हुए, जैसे उन्नाव में आए, सुल्तानपुर, गाजीपुर में, तो तत्काल जिलाधिकारी खिलाफ कार्रवाई हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एसआईटी का गठन कर दिया, और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी, किसी को हम नहीं बख्शेंगे। ये अलग बात है। सर बख्शने का सवाल मेरा नहीं था, मेरा सवाल सीधा सा था, यह संभव कैसे हो गया? मुख्यमंत्री सख्ती से हर चीज में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हंटर चलाते हैं, फिर भी खून के तरीके से आपके अधिकारी लगातार कमीशनखोरी करते हैं। आपदा में अवसर ऐसे ढूंढेंगे आप? देखिए, सारे अधिकारियों को आप नहीं कह सकते। 1-2 जगह जो हुआ है उसको मामले उजागर हुए, जांच भी हो रही है। हमने तो कहा है कि अगर इस तरह का आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर जो भी अधिकारी खोजेगा, आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन लोगों की मानसिकता का कि जो इतने दुखद समय में भी अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और बहुत दुख की बात है कि ऐसे गंभीर परिस्थितियों में कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वक्तव्य रख रहे थे उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत ज़रूर है। ऐसे इतने आराम से सब लोग जो है मिल बांट के नहीं है, ऊपर तक ये जा रहा है। और डीएम्स के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या किसी का स्थानांतरण कर देना कोई कार्रवाई होती है? यदि कोई एक चोर एक जगह चोरी कर रहा है तो उसे स्थानांतरण करके चलो भैया तुमने लखनऊ बहुत चोरी कर लिया, नतीजा क्यों निकाल रहे हैं? अब तो एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच के बाद में कार्रवाई ना हो तो सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, जिन लोगों पर अभी आरोप लगे उनके खिलाफ में कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है। एसआईटी जांच अभी क्या लेके आती है देखिए, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे एक विधायक ने उठाया है, तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने खुलासा किया ऐसा हुआ। हम लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि ये लगभग सारे ही जिलों में चल रहा है इस तरीके का खेल, और बहुत से हॉस्पिटलों ने कितने लाखों के बिल बनाए हैं वो भी सबके सामने हैं कि किस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं। तो इस तरीके के बहुत से प्रकरण हो रहे हैं, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं कोई लगाम लग ही नहीं रही है। जिसका बिंदुओं पे बात करते हैं ना आशीष चतुर्वेदी जी, वो चोर दरवाजा कहां है? कहां देख रहे हैं कि यहां से गड़बड़ी हो रही है, इसलिए अधिकारियों ने कुछ इस तरीके से कमीशनखोरी की?
नहीं, कुछ कमीशन नहीं है, बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटलों के भी आपने खुद ही देखा होगा, न्यूज में बहुत चर्चा रही है कि लोगों के कोरोना के 10 दिन के बिल जो हैं 10-10, 12-12 लाख तक पहुंच गए। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं कि लोग जो है इस आपदा को अवसर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। में वो चोर दरवाजा कौन सा है जहां से हिम्मत मिलती है, जहां से इन अधिकारियों को हिम्मत मिलती है कि मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देश के बावजूद ऐसा कर जाए? आप सेंट्रल से ही ले लीजिए। नहीं तो आप देखिए ना, एक मोदी जी ने एक मोदी केयर फंड बना लिया। जब प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड था तो आपको मोदी केयर फंड इस आपदा में नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उसका ऑडिट नहीं हो रहा। उस पर मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने क्या कहा आपको भी पता होगा। ऐसा फंड तो देखिए, मैसेज ऊपर से नीचे आता है। देखिए मैसेज ऊपर से नीचे आता है, नीचे वाला देखता है ऊपर वाला क्या कर रहा है। डॉक्टर नरेश चावला जी ये भी कुछ कर रहा है तो वो नीचे वाला भी वो सोचता है कि मैं क्यों चुप बैठूं, मैं भी करूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरीके से 2800 रुपए उसकी कीमत तय कर दी जाती है, 5 गुना ज्यादा कीमत में वो खरीदे जाते हैं, ये कैसे ये संभव हो जाता है सर? क्या प्राइवेट कंपनियों से जो खरीदा गया उनको मनमाना तरीके से एक चोर दरवाजा छोड़ दिया गया, या फिर यह भी होना चाहिए था कि इन्हीं फर्म से इन्हीं जगहों से ही सिर्फ खरीद की जा सकती है और कीमत 2800 रुपए रहेंगी? देखिए, हर परचेज कमेटी की टर्म्स होती हैं, ऑडिटिंग होती है, लेकिन हम सब पैंडेमिक, कोरोना के पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा सोच भी सकता है, ऐसा कर भी रहा है, तो सुन के बहुत दुख होता है। तो मैं कहूंगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, जो भी हॉस्पिटल कमेटीज हैं, जहां भी ऐसी छुट धांधली चल रही है, उसको चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी जगह पे हो, उसको एकदम ब्लॉक करना चाहिए। और ऑल द चीफ मिनिस्टर, द हेल्थ मिनिस्टर, ऑल आर ड्यूटी बाउंड कि उसको जल्द। ठीक है, ऐसी तमाम चीजों पर अंकुश लगना न सिर्फ जरूरी है बल्कि कार्रवाई के तौर पर एक सख्त और बड़ी नजीर कायम करने की जरूरत है। और ऐसे में डॉक्टर आशीष पांडे जी, ये जो स्थिति आई, मैं आपसे ही समझ लेता हूं, हालांकि यह सवाल में ले गया था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ, कहीं ऐसा लगता है कि चोर दरवाजा यहां रह गया या यहां पर थोड़ी सी कमी रह गई, इस वजह से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी कमीशन खोरी के लिए या फिर भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, कहीं रह गया था कुछ क्या? अशोक पांडे जी, देखिए आपको बता दें कि कोई चोर दरवाजा नहीं है। अगर किसी ने चोरी की है तो एसआईटी गठित है, उसकी जांच होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। अभी सपा के साथी कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि ये वही पार्टी के लोग हैं जहां पिता पुत्र गायत्री प्रजापति के लिए लड़ गए थे भ्रष्टाचार के लिए। थोड़ा सा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा आगे हट चलते हैं ना सर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं। मानना है 23 करोड़ जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं है, ये क्या है? ये पैसों का बंदरबाट नहीं है, क्या है नीचे भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए? ये पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं है, हमारी चौकस निगाह है। जिन जिलों में ऐसा हुआ है एसआईटी गठित है, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकांश जिलों में ऐसा हुआ सर, मैं आपको करेक्ट करूं, आरोप अधिकांश जिलों के जिला अधिकारियों से लेकर के ग्राम पंचायत के लेवल तक ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसी को आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और सीधा सा सवाल है, आप लोग बने रहिए, मैं वापस आता हूं। सीधा सा सवाल यह है कि हम सैद्धांतिक बातों से ऊपर उठ करके उसकी जड़ में जाकर के उसको खत्म करने की जरूरत है, न सिर्फ यह कि राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर को आगे बढ़ा। आपदा में अवसर किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारी ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ढूंढा है, किस तरीके से बंदरबाट किया है जनता के पैसों का, और उसी के लिए, उसी के हिसाब किताब के लिए हम अपने कई सारे खास मेहमानों के जरिए इस वक्त चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ में, हमारे सहयोगी भी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, अब ये जो 10 दिनों की रिपोर्ट आनी है, कितने दिन बीत चुके हैं एसआईटी को, और एसआईटी को किस तरीके की कामयाबी मिल रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अधिकांश जिलों में गड़बड़ झाला नहीं हुआ है। जी देखिए, अगर बात करें अधिकांश जिलों की, तो अधिकांश जिलों में गड़बड़ झाला हुआ है, ये स्पष्ट है। और इसीलिए जो जिलाधिकारी हैं वो रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अगर हम पहले की भी बात करें, पहले जून में भी इस तरह की रिपोर्ट मांगी गई थी जिलाधिकारियों से, तो अभी तक नहीं आई है। तो अब जो रिपोर्ट 10 दिन के अंदर मांगी गई, जो फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, वो जाहिर सी बात है जिलाधिकारी उसको भरने में नाकामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास आंकड़े ही नहीं है। अगर चाहे जितने
जिलों की बात करें या गाजीपुर, सुल्तानपुर या अन्य जिले भी हैं, तो इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, क्योंकि तमाम जगहों से तो शिकायत इतनी तक आ रही थी कि ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर तक वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो इस तरह का जहां पर भ्रष्टाचार हो तो वो कागजों में कैसे व्यक्त किया जाएगा? और मुख्यमंत्री जाहिर तौर से इस पूरे मामले पर सख्त हैं और जरूर सख्त रुख दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने गड़बड़ की है, क्योंकि जब उन्हें भगवान का डर नहीं है तो मुख्यमंत्री का डर कहां से होगा? जाहिर तौर पर इस आपदा काल में इस तरह का घड़ी में अगर भ्रष्टाचार, वो लोग अपनी कमीशन खोरी के चलते लोगों के पैसों का बंदरबाट करते हैं तो फिर इसे क्या कहा जाए? अशोक पांडे जी, क्या इसे ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार ना कहें? अधिकारियों के स्तर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिला अधिकारी के स्तर पर हुआ है, डीएम के स्तर पर हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार है? देखिए, निश्चित तौर पे हम ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाने का हमने पूरा प्रयास किया है। हमने आईपीएस आईएएस का ट्रांसफर किया है, हमने कई अपराधियों को दंडित किया है, लेकिन अगर इस तरह का भ्रष्टाचार जहां भी उजागर हो रहा है, कोई बचेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मामले में बिल्कुल सख्त हैं। अंतिम आदमी के साथ धोखा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक पांडे जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त कदमों को हमने देखा और दिखाया भी, लगातार भी दिखा रहे हैं। उनके हंटर को भी हमने दिखाया किस तौर पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चला है, चल रहा है और चलता रहेगा। मगर सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच में वो चोर दरवाजे खुले कैसे रह जाते हैं? ऐसे में आशीष चतुर्वेदी जी, ये दरवाजे बंद हो जाएं, उसके लिए सुझाव विपक्ष में आप हैं, विपक्षी पार्टी के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही भ्रष्टाचार रचा बसा हो, कैसे खत्म किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे उसको ख़त्म करने के लिए एक तो ई टेंडरिंग होनी चाहिए थी। दूसरा, अगर वाकई इतनी सख्ती बरती जा रही होती जितना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो क्या कोई एक भी आईपीएस या आईएएस पिछले 3 साल में जेल गया है? 5 आईपीएस हैं, उसमें से 2 जो हैं उन पे हत्या के मुकदमे फरार चल रहे हैं, अभी तक अरेस्ट तक नहीं हुए हैं। और यही हाल आईएएस लोगों का भी है। बहुत लोगों पे अपराध की जो मतलब इस तरीके की घटना को अंजाम देने के उन पे आरोप तो हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई। जब एक के खिलाफ कार्रवाई करके आप जेल भेज देंगे तो जो बाकी लोग हैं उनके मन में वो डर आएगा कि भाई हाँ, इसको तो जेल भेज दिया गया, आरोप लगा, उसको ट्रांसफर कर दिया। जैसा मैंने पहले भी कहा, कार्रवाई के नाम पे अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो ये कौन सी कार्रवाई हुई? मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसफर कोई कार्रवाई नहीं है। जो आदमी एक जगह घोटाला कर रहा है वो दूसरी जगह जाके घोटाला करेगा, बाकी लोग भी कहेंगे ट्रांसफर ही तो होगा, यहाँ कर रहे थे अब वहाँ करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जब तक आपने किसी को जेल नहीं भेजा उठा करके, तब तक आप ये सब कहना, ये सिर्फ अपनी ही महिमा मंडन करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला जी, आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के आप सदस्य हैं। क्या ऐसे में इन उपकरणों को खरीदने के लिए आजादी उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था कि आप कहीं से भी खरीद लीजिए, बल्कि सरकार के स्तर पर भी जिला अधिकारी को भिजवाया जाना चाहिए था स्वास्थ्य महकमे की तरफ से खरीदारी करके? तब बेहतर होता, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता था, या इसका कोई और तरीका होना चाहिए था आपकी निगाह में? ऑप्शन किया जाता है, लोएस्ट ऑप्शन किया जाता है, तो लगता है कि किसी सीनियर ने खुद ही फैसला करके अपने ऑर्डर कर दिए हैं, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। हर डिपार्टमेंट में पब्लिक गलती में बाकायदा ऑडिटिंग होती है और पता होता है कि ये गलती चल रही है, उसको कुछ लोग नजरअंदाज कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से जो हो चुका, अब उसको प्लग करने के लिए अब बाकी जगहों पे ऐसा ना हो और देश का और नुकसान ना हो, तो हमें उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और ताकि बाकी लोग जो ऐसा कर सकते हैं वो ऐसा ना कर सके। नहीं तो एक्शन का सिलसिला तो चल रहा है, कुछ जिलों के अंदर अधिकारियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद में बड़ी स्तर पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, यह सुनिश्चित किया मुख्यमंत्री ने। लेकिन इस बीच में मैं बार बार उसी चीज को समझना चाह रहा हूं कि इस बीच में ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल इतनी मजबूती से कसी जाए कि एक नजीर कायम हो। क्या एक सख्त नजीर की जरूरत है? जैसा कि सपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब कोई आईएएस, कोई आईपीएस अधिकारी जेल में नहीं गया किसी भी वजह से अब तक। क्या ऐसी किसी सख्त कार्रवाई की जरूरत होनी चाहिए?
हमारे देश में ये अच्छा माना जाना फैक्ट है कि अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम है। दो ही चीज होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग में, या तो इंसान खुद ऑनेस्ट और सिंसियर बने। अगर वो खुद ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं बने तो बकायदा अकाउंटेबिलिटी के लिए हर जगह सिस्टम हमारे देश में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं होता। अगर ये फॉलो होना एक बार शुरू हो जाए, कई बार सुना है कि ये होगा, लेकिन सरकारें बदलती चली गई, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर ये मौका मिला है, जब खर्चा कोरोना के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पेंडेमिक है और पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, मगर डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, इसमें भी कैसे आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं भ्रष्टाचारी। अशोक पांडे जी, बार बार वही बातें, जैसा कि अभी डॉक्टर नरेश जी कह रहे थे कि सैद्धांतिक बातें नहीं, सख्ती से उनका इंप्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन जमीनी स्तर पर उसका अमल दरामद हो। निश्चित तौर पे जमीनी स्तर पे अब दिखाई देगा। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह सख्त है हमारे योगी जी और किस तरह का हमने उन लोगों को दंडित किया है। आशीष चतुर्वेदी जी, चूंकि इस कार्यक्रम के हम लोग आखिरी हिस्से में पहुंच गए, एक मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा अब इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार मौजूदा वक्त में हुआ, इस महामारी के दौर में इक्विपमेंट खरीदने के नाम पर किया गया है, रुके चीजें, ना हो चीजें, अंकुश लगे, नकेल कसी जाए, सख्ती के साथ में पालन हो, कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को जो है बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्टिव्स दे देने चाहिए कि ये निर्धारित रेट हैं और उसमें आप थोड़ा सा लेवरेज दे दें 2-3% का, कि जगह पे कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। उससे ज़्यादा आप लीवरेज ना दें कि ये निर्धारित रेट हैं, इसी पे खरीद होगी। अगर आप प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद आप किसी भी कंपनी से खरीदें जिसकी क्वालिटी अप्रूव्ड हो, और तब आप खरीदेंगे तो जब रेट निर्धारित रहेगा सरकार द्वारा तो फिर कोई और उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। जैसे आप टेंडरिंग बाकी चीज़ों की करते हैं, उसमें भी सरकार जो होती है, जब पीडब्ल्यू डेवलपमेंट सड़क बनाता है या कुछ बनाता है तो एक लिस्ट देता है कि ये हमारे रेट्स हैं। तो उसी तरीके से आप जब रेट दे देंगे और क्वालिटी को अप्रूव कर देंगे तो कोई अपने आप चाह के भी उसमें गड़बड़ नहीं कर पाएगा। अभी आपने बिल्कुल खुली छूट दे दी कि जिसका जो मन आए जितने में खरीद ले और वो आगे बढ़ा दे। ठीक है, चंद्रमणि शुक्ला, अभी जो एक फॉर्म दिया जा रहा है सभी जिला अधिकारियों को कि वो इसमें भर करके तमाम तरह का उसमें ब्यौरा दें, जाहिर तौर पर इस बीच में तो उसमें भी धांधली हो जाएगी, उसमें भी इस तरीके से ब्यौरा दे दिया जाएगा कि साहब जैसे सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ है। अगर ब्यौरा कैसे दे सकते हैं? अगर इस निष्पक्षता से जांच होगी तो तब तो कुछ नहीं होगा, पर अगर मिली भगत होगी तब तो सब कुछ हो सकता है इस देश में। क्योंकि अगर बात की जाए पूरे घटनाक्रम की, क्योंकि जो अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार है उनकी अध्यक्षता में ये जांच कमेटी गठित की गई है, तो उसको लेकर अगर पूरे घटनाक्रम पर जाए कि एक एक बिंदुवार चीज का अध्ययन किया जाएगा कि किस ग्राम पंचायत में उपकरण कितने खपत हुई, कितनी, अगर जीएसटी किसी फर्म से खरीदी गई तो उसकी जीएसटी क्या थी, कितनी दर में खरीदी गई, इसीलिए आज हमने इस विषय पर चर्चा करके दरअसल ये समझने की कोशिश की कि अब आने वाले दिनों में एसआईटी की उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्ती के साथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के नकेल को कसा जाए, मजबूती के साथ में कदम और उठाया जाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए कोई अधिकारी, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई आईएएस अधिकारी या कोई भी निचले स्तर का कर्मचारी सोच भी ना सके। इसी की नजीर कायम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने चर्चा में शामिल होकर के अपने अपने तर्कों के साथ में इन तमाम बुनियाद को लेकर के एक ऐसे पहलू पर चर्चा की ताकि इन तमाम चीजों की गूंज न सिर्फ टीवी स्टूडियो से लेकर के आपके ड्राइंग रूम तक महदूद रहे, बल्कि अब उन लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा हो जो बिना डर के धड़ल्ले के साथ आपदा में अवसर इस भ्रष्टाचार के जरिए ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब घोटालेबाज कतई नहीं बचेंगे।